नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। हम बैठे हैं वाराणसी में भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप गुड्डा जायसवाल जी के पास, जो पहले कांग्रेस के सरकार में मंत्री रहे, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और वाराणसी विधानसभा से क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए गए हैं। गुड्डा भैया, आपको वाराणसी क्षेत्र की जनता, क्योंकि आप पहले कांग्रेस में विधायक बने, फिर निर्दलीय विधायक बने और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता आपको मतदान क्यों करे? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, क्या सोच के मतदान क्यों करे की बात नहीं है। पिछले 3-4 बार से लगातार जनता मुझे वोट कर रही है, और मुझे ये नहीं, मैं जिसको नगर पालिका में खड़ा करता हूँ उसको वोट करती है, जिसको जनपद में खड़ा करता हूँ उसको वोट करती है, जिसको मंडी में खड़ा करता है उसको वोट करती है। तो ये जनता के साथ मेरा जो पारिवारिक संबंध है, वो सुनाते इस बार भी जनता सारे समीकरणों को, जो भी हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन सारे उतार चढ़ाव के बावजूद जो है आप देखेंगे जनता भारी मौसम मुझे करेगी। भैया, इसके पहले वाले चुनावों में आपने चाहे नगर पालिका हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, भाजपा के खिलाफ ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ये लोगों में विरोध का बहुत बड़ा कारण है कि हमारे खिलाफ लगाए, और फिर आज फिर उसी भाजपा से आप प्रत्याशी करें। इसमें कोई गलत बात है या असल में बात नहीं है। चूंकि मैं निर्दलीय विधायक था, उस समय परिस्थितियाँ थी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, मैं निर्दलीय विधायक था। तो चूंकि निर्दलीय के तौर पर मैंने अपने सारे प्रत्याशी जनपद में, नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी उतारा मैंने। उस समय इनके साथ मेरी कोई बातचीत तो थी नहीं, न इनकी टिकट से चुनाव लड़ा मैं तो जनता के टिकट से चुनाव लड़ा, तो जनता के प्रत्याशी खड़ा किया मैंने, और जनता के प्रत्याशी आप देख रहे हैं सारे जगह जीत के भी आए। जिला पंचायत में फिर वर्तमान परिस्थिति अब बदल गई। अब जिला पंचायत में जो है गुड्डा जायसवाल का जादू नहीं चला। जिला पंचायत में मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 3 प्रत्याशी खड़ा किया जी, लेकिन तीनों प्रत्याशी ने, किसी ने 7,000 वोट लिया, किसी ने 8,000, किसी ने 6,000। ये वोट काउंट करते हैं कि ये गुड्डा जायसवाल के वोट है जी। भले मेरे प्रत्याशी हार गए, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस रहा वोट के हिसाब से, मेरे वोट तो दिखे पब्लिक को कि मेरे पास 6,000-7,000 वोट हैं। ये संतोष है, इस बात को संतोष है मुझे। गुड्डा भाई, ईमानदारी की बात यह है कि सबसे पहले आपकी प्राथमिकता कांग्रेस ही थी जी। पहली प्राथमिकता कांग्रेस थी। कांग्रेस, अगर आपको कमलनाथ जी का आशीर्वाद मिलता तो आज गुड्डा जायसवाल कांग्रेस से ही वाराणसी का प्रत्याशी। सवाल ही नहीं। तो देखिए, कांग्रेस में पिछले बार मेरी टिकट काटी जी, जबकि एबी फॉर्म बन चुका था। कमलनाथ जी ने मुझे सर्वे दिखाया कि सर्वे तुम्हारा नाम है, लेकिन मेरी मजबूरी है संजय मसानी। तो उस समय में मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ा, ना कमलनाथ जी को छोड़ा मैं तो हाथ पर जुड़ा, दिल्ली गया, भोपाल गया। लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिली, तो जैसा आप जानते हैं कि जनता के साथ मेरा क्या संबंध है, मैं अपने कार्यकर्ताओं और जनता के वजूद बचाने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ा। बहुत बड़ा रिस्क उठाया मैंने तो, और मात्र 3,500 वोट सीता। तो ये तो बहुत रिस्क उठाया था मैंने, लेकिन कांग्रेस मैंने नहीं छोड़ा, ना कमलनाथ को छोड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ा। उसके बावजूद देखिए आप, जब चुनाव का रिजल्ट आया तो रात को 3 बजे कमलनाथ जी का फोन आया मुझे, तो मैंने बिना शर्त उनको समर्थन दिया, मुख्यमंत्री के तौर पर भी समर्थन दिया, जबकि उसमें सिंधिया का भी नाम चल रहा था, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री बतौर माननीय कमलनाथ जी का समर्थन किया। और उस समय निर्दलीय विधायक का वजन था उस टाइम में, तो ये बहुत बड़ी मायने रखता मैंने कांग्रेस के लिए क्या किया। लेकिन कांग्रेस ने मेरे साथ क्या की, ये जनता जानती सब। इस बार भी देखिए आप, अभी गलती सुधार कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, तो कांग्रेस मैंने नहीं छोड़ा, मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ में हूँ। भैया, कमलनाथ जी ने उन हर आदमी को माफ कर दिया जिन्होंने सरकार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आखिर गुड्डा जायसवाल से परेशानी क्या थी? देखिए, ये तो कमलनाथ जी को सवाल का जवाब देना चाहिए कि उनको मेरे से क्या परेशानी है। अरे अभी नहीं, पिछले बार क्या परेशानी थी? अब पिछले तो आपने बता दी कि संजय मसानी। पिछली बार क्या परेशानी थी? मैं तो 10 साल जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, 3 बार का विधायक। मेरे जैसे आदमी की टिकट संजय मसानी के लिए काट दी गई। तो ये परेशानी तो कमलनाथ जी बता सकते हैं, दिग्विजय सिंह बता सकते हैं। और अभी भी अगर मेरे को टिकट नहीं दी, तो ये देखिए, उनको सरकार बनाना है, सरकार बनाने के लिए एक सीट कीमती है, एक विधायक। और ऐसे टाइम में उन्होंने मुझे कहीं नहीं पूछा, आचार संहिता लगते तक भी नहीं पूछा गया। इसका जवाब तो कमलनाथ जी दे सकते हैं कि क्या कारण है। ये क्षेत्र में कोई खनिज, मतलब आपकी कोई हीरा खदान का कुछ ऐसा बातें सामने आ रही कि जो खदान का कुछ मैटर था, जिस वजह से? क्या मैटर था, बताओ क्या था भाई? यही मैटर बताया जाएगा। आपके आप जब मंत्री थे तो आपने कहाँ की खदान है? शायद कोई हीरा खदान, क्षेत्र का नाम तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन हीरा खदान की कोई बात सामने आ रही है। हीरा खदान कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अब ये पन्ना साइड में मनगढ़ंत बातें, ऐसा कोई मैटर नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र में अफवाह है वो चीज़ की। मैं तो बोल रहा हूँ ना, तो हीरा कहाँ पाया जाता है? पन्ना साइड, पन्ना में जी। पन्ना ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं जी। एक भी कोई नई खदान खुली हो, ये कहा कोई सेंसन हुई हो खदान, ये तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों। आप आजकल तो व्हाट्सएप में सब कुछ जानकारी मिल जाती है, फेसबुक में मिल जाती है। ये कुछ नहीं, जब मेरे बराबरी कोई नहीं कर पा रहे हैं तो बदनाम करने का। देखिए, इसका 2 रुपये की बातें हैं,
इसका जवाब मैं देना भी चाहूँ तो क्या दे सकता हूँ सही बात। मैं जवाब यही दे सकता हूँ कि अभी नहीं, इस 5 साल नहीं, इस पूरे 5 साल में कोई नई खजाना, कोई स्वीकृत ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में। और जब खजाने स्वीकृत नहीं हुई तो फिर बाकी बातों का क्या जवाब देना। अब बुड्ढा भाई, एक बिल्कुल अंतिम सवाल, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भले नेता, हर आदमी अपने जीत के प्रति आश्वस्त रहता है। आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कोई विरोध नहीं है, सभी लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं, लेकिन आज भी 50% भाजपा प्रदीप जायसवाल से नाराज है। उनको मनाने के लिए क्या प्रयास? नहीं, नाराज नहीं। देखिए, आप खैलानी मंडल की बैठक हो गई, उसमें सारे लोग आए। आज वाराणसी मंडल की बैठक है, लगभग हजारों लोग की मीटिंग हो रही, सभा पूरे 1000 लोग आ गए। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता। तो गुड्डा जायसवाल के लिए क्या काम करेगा वो तो सिर्फ कमल के लिए काम करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम करता है। तो अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे 30 तारीख को नामांकन निकल, उसके बाद तक आप देखेंगे कि हमारे नगर मंडल उसकी भी बैठक होने जा रही है। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते आज की जो स्थिति, 90% भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग अपने अपने कार्यक्रम में लग गए। नाराज तो खैर दूर की बात रही। और सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी का संगठन, ये किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता। थोड़ा सा ठहराव जरूर आया था 4-5 दिन कि सबका मन बनने के लिए, सबको एक दूसरे चर्चा करना, वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेना, लेकिन सारी प्रक्रिया हो चुकी। और आज भारतीय जनता पार्टी के 90% लोग मेरे साथ हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आशीर्वाद जनता आपको देती है तो आगामी वाराणसी के विकास के लिए क्या प्रोग्राम? देखिए, वाराणसी का जो विकास, अभी मैंने माननीय शिवराज जी को समर्थन देने के बाद, और मेरे समर्थन की क्या ताकत होती है, वो जनता का समर्थन क्या होता है, और उस समर्थन से सरकार का कैसे सहयोग लिया जाता है, ये मैंने पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को दिखा दिया मैंने कि समर्थन में क्या ताकत होती है। और जो वाराणसी का विकास हुआ है वो भी किसी से छुपा नहीं, बालाघाट जिला तो दूर रही, पूरे मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ शिवराज जी ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने वाराणसी खैलानी क्षेत्र को सबसे ज़्यादा मान सम्मान विकास दिया है। और उसी के चलते मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। और सारे बड़े बड़े काम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी काम तो इसकी कोई चीज़ ऐसी है, विकास एक अनवरत प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन मेरा इसमें यही है कि हमने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में 100 बिस्तर का हॉस्पिटल बना लिया है। जो 100 बेड का जब हॉस्पिटल शुरू होगा तो आप देखेंगे स्टाफ बढ़ेगा, कर्मचारी बढ़ेगा, 24 करोड़ रुपये उसमें आए। महिला डॉक्टर सबसे बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्र में भी, तो मेरा प्रयास रहेगा महिला डॉक्टर इसमें आ जाए, स्टाफ बढ़ेगा तो आएगी उसमें। कुछ हमारे गाँव के बीच में पुलिया है, बड़े पुलिया तो सारे स्वीकृत करा दिया मैंने, सबके टेंडर भी हो गए, कुछ पुलिया हुआ है। एथेनॉल रोजगार का क्षेत्र देखिए आप, एथेनॉल के 2 प्लांट लाया मैंने, अभी 2 प्लांट और आने वाले हैं, जिसमें कम से कम क्षेत्र के लोगों को, मजदूरों को भी काम मिलेगा, और हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको भी काम मिलेगा। और दूसरा लाभ एथेनॉल प्लांट से ये मिल रहा है हमारे क्षेत्र में कि हमारे धान की खपत बढ़ रही है। जब धान की खपत बढ़ रही है तो उसका मूल्य किसानों को बढ़ के मिल रहा है, चाहे रबी की फसल हो चाहे उसकी खरीफ की। ये बहुत बड़ा एथेनॉल प्लांट से लोगों को मैंने लाभ दिया। आने वाले समय में एथेनॉल प्लांट और खोलने की हमारी स्कीम है। इस तरह का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम स्कूल नहीं खोल पाए, कॉलेज में नया विषय नहीं खोल पाए, क्योंकि कोरोना के चलते हमारा 2 साल खराब गया है। लेकिन अगली बार सरकार बनती है तो पहली प्राथमिकता कॉलेज में नए विषय चालू करने की है। और दूसरा शिक्षा विभाग में एक भी स्कूल हम पिछले बार नहीं खोल पाए, लेकिन इस बार हम नए मिडिल स्कूल, कुछ हायर सेकेंडरी खोलने की हमारी स्कीम है। मनोज लिल्हारे भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कर्मठ सदस्य है, और जनरली गुड्डा भैया को देखा गया कि गुड्डा भैया खैलानी क्षेत्र से अच्छी लीड लेके आते हैं, वाराणसी क्षेत्र में हमेशा कमजोर रहे हैं। पिछली बार भी 10,000 वोट का लगभग अंतर रहा था, अभी 8 से 10,000 वोट का शायद। तो अब मनोज लिल्हारे चुनाव लड़ रहे हैं चूंकि उस पट्टे पे, और भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ, क्या लगता है कुछ नुकसान होगा गुड्डा भैया? देखिए, वाराणसी में पीछे नहीं रहा था, लेकिन वाराणसी में बराबर हो गए थे हम लोग। जी। और जीत के जितने वोट मिले मुझे खैलानी से मिले जी। और अभी आप इस बार देखेंगे आप, मैं वाराणसी से भी जीत रहा हूँ, खैलानी से भी जीत रहा हूँ। जहाँ तक हमारे भाई उसके मनोज की बात है, वो डोंगरमली में वाराणसी क्षेत्र में ही आता है जी। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता कि हर उम्मीदवार अपने अपनी उम्मीद से चुनाव लड़ता है, वो भी चुनाव लड़ता है, लेकिन उससे मेरे पास इतना मार्जिन है वोटों का कि ऐसे किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसमें।